दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के सूरत शहर की यह बात है। तारीख है 20 अप्रैल की। गुजरात में एक परिवार रहा करता था सूरत शहर में। जिस जगह यह परिवार रहता था उस जगह का नाम है गोधरा। गोधरा बेसिकली पुलिस स्टेशन का नाम है और इसी पुलिस स्टेशन की हद में यह परिवार रहा करता था, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस परिवार में और भी लोग थे, लेकिन पति पत्नी के अलावा 2 छोटे बच्चे इस परिवार में हैं। जो बड़ा बच्चा है वो 11 साल का है, बेटा है, और जो उसकी एक छोटी बेटी है। पत्नी जो है वो एक डाइटिशियन है पेशे से, और पति पहले डायमंड इंडस्ट्री में काम किया करता था, लेकिन पिछले करीब 7-8 साल से उसके पास कोई जॉब या कोई ऐसी नौकरी नहीं है। ऐसे में वो घर के दूसरे काम किया करता था और नौकरी की तलाश भी किया करता है। कि वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो परिवार में किसी बात की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दूसरे नाते रिश्तेदारी भी हैं तो सब कुछ ठीक है। 20 अप्रैल को होता यह है कि पति पत्नी एक 2 व्हीलर पर अपने घर से बाहर निकलते हैं। पति का नाम है विशाल रणछोड़ भाई सालवे और पत्नी का नाम है शिल्पा सालवे। यह दोनों घर से 2 व्हीलर पर बाहर निकलते हैं और बाहर निकल जाने के बाद गोधरा से थोड़ी दूर पर एक और जगह है जिसका नाम है सलाबतपुर। इस सलाबतपुर पुलिस स्टेशन से आगे एक और लोकेलिटी पड़ती है जिसका नाम है मान दरवाज़ा। तो जो सूरत के लोग हमारे दर्शक मुझे सुन रहे हैं वो इन जगहों को रिलेट कर पाते होंगे, लेकिन बाकी के जो लोग हैं विजुलाइज तो कर ही सकते हैं। तो खैर 2 व्हीलर से निकले, गदरा से सलाबतपुरा गए। सलाबतपुरा से मान दरवाजे की तरफ ये आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी को कोई एक काम था, किसी आदमी से मिलना था या कोई छोटी सी चीज़ खरीदनी थी। तो वो उस 2 व्हीलर से नीचे उतरती है और अपने पति विशाल से कहती है कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तुरंत आती हूँ। विशाल जो है 2 व्हीलर रोकता है। आगे ट्रैफिक है तो थोड़े किनारे पर गाड़ी लगाता है और इंतज़ार करता है। उसके बाद वो इंतज़ार करता ही रहता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लंबा वक्त निकल जाता है, लेकिन उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चलता। अब वो परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी शिल्पा को फ़ोन करता है, लेकिन मिस्टीरियस तरीके से, हैरानी भरे तरीके से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। विशाल काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करे। वह वापस घर जाता है, अपने कुछ करीबी लोगों को अपनी पत्नी की गुमशुदगी के बारे में बताता है। बच्चों को तो शुरू में वो इस गुमशुदगी को लेकर अंधेरे में ही रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इमोशनल हो जाए और उन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाए। और वो अपने तौर पर अपनी पत्नी शिल्पा को ढूंढने लगता है। नाते रिश्तेदार को फ़ोन करता है जिन जिन जगहों पर शिल्पा जा सकती है, जहाँ पर उसकी जो मूवमेंट आमतौर पर आम दिनों में जो होती है, उन सारी जगहों पर विशाल जो है अपनी पत्नी बीवी को ढूंढता है, लेकिन नाकामी उसके हाथ लगती है। आखिरकार गडादरा थाने में ही विशाल पहुंचता है 24 अप्रैल को, यानी 20 तारीख को उसकी पत्नी गायब हुई थी और वो इसके 4 दिन बाद 24 अप्रैल को वह थाने में पहुंच जाता है। और थाने में पहुंचने के बाद वो बाकायदा अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिटर्न कंप्लेंट देता है और कहता है कि मेरी बीवी इस तरह से मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस के बीच रहस्यमय तरीके से वो गुम हो गई है, गायब हो गई है। अब पुलिस की जब यह रिपोर्ट मिलती है तो जाहिर है पुलिस मामले की छानबीन शुरू करती है, लेकिन यह किसी बच्चे की गुमशुदगी का मामला नहीं है, एक एडल्ट की गुमशुदगी का मामला है। तो ऐसे में पुलिस को यह भी लगता है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यह महिला अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। पुलिस शुरुआत में जब विशाल से पूछताछ करती है तो विशाल अपनी पत्नी की गुमशुदगी को लेकर पुलिस को कोई कॉन्क्रीट क्लू या हिंट नहीं दे पाता। तो ऐसे में पुलिस जो है थोड़ा सा उलझन में है, लेकिन पुलिस इस मामले की छानबीन शुरू करती है। मगर कि एक महिला की गुमशुदगी का मामला है, 4 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो 2 जो थाने हैं गदोदरा और सलावतपुरा, इन दोनों थाने की पुलिस को मिलकर कंप्लेंट करके टीम बनाती है और शिल्पा की तलाश जो है शुरू होती है। अभी पुलिस शिल्पा की तलाश कर ही रही थी कि एक दिन गुजरते गुजरते जो गदोदरा में विशाल का घर है वहाँ से कुछ रिलेटिव के पास मिलने पहुँचते हैं और पुलिस स्टेशन, और उनके हाथ में एक चिट्ठी है। इस चिट्ठी में यह लिखा हुआ है कि शिल्पा की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ और शिल्पा की लाश मेरे बताए हुए ठिकाने पर है। यह ठिकाना कौन सा है? तो ठिकाना यह बताया जाता है कि यह ठिकाना है सहारा दरवाज़ा कॉलोनी की चाल लकड़ी वाली बिल्डिंग का पहला मंजिल का मकान जिसमें ताला लगा हुआ है। यह चिट्ठी घर वालों के हाथ लगती है और घर वाले इसे लेकर फ़ौरन पुलिस के पास पहुंचते हैं। इत्तेफाक से जब घर वालों पुलिस के पास आते हैं तो विशाल जो है घर पर नहीं होता। पुलिस इस चिट्ठी को देखती है और सोच में पड़ जाती है। तो पुलिस को लगता है कि भाई आखिर शिल्पा को हुआ क्या और शिल्पा की गुमशुदगी का रहस्य इस मकान से कैसे सुलझेगा जिस मकान का पता दिया हुआ है। यह मकान किसका है? तो घर वाले बताते हैं कि यह मकान जो है हमारा ही है, हमारे ही परिवार वाला का है, लेकिन उस मकान में अभी कोई रहता नहीं है। और इस चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ है कि शिल्पा के साथ जो अपराध हुआ है उसका मैं जिम्मेदार हूँ
अब यह अपने आप में बहुत रहस्यमय बात है। चिट्ठी लिखने वाला कौन है, यह भी एक पहेली है। पुलिस की मामला अब धीरे धीरे संगीन होता जा रहा है, तो पुलिस देर नहीं करती और सीधा पुलिस दल बल के साथ उस मौके पर पहुंचती है जिसका पता उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। पुलिस श्रमजीवी सोसाइटी कांगड़ी की चाल के उस मकान में पहुंचती है, पहली मंजिल पर, और उस मकान के बाहर से ताला लगा हुआ है। पुलिस उस ताले को तोड़कर उस मकान के अंदर दाखिल होती है और जैसे ही उस मकान के अंदर घुसती है, यह एक खंडरनुमा मकान है जिसमें कोई नहीं रहता, बिल्कुल धूल धूसित है। जगह जगह पुरानी चीज़ें बिखरी पड़ी है और जहाँ से तेज़ बदबू का जो भपका जो झोंका है वो पुलिस की नाक से टकराता है। पुलिस को समझ में आ जाता है कि यह मामला अनहोनी का है और लगता यह है कि शिल्पा जो है वाकई अब जिंदा नहीं है। पुलिस तलाशी लेती है और तलाशी लेते हुए देखती है कि कमरे के सामने ही एक लकड़ी का बड़ा सा संदूक रखा हुआ है और उस संदूक के ऊपर मिट्टी और सीमेंट से उस संदूक को भर दिया गया है। गीली मिट्टी और गीली सीमेंट से उस संदूक को भर दिया गया है। उसे देखकर यह लग रहा था कि जो चिनाई है सीमेंट की, यह बमुश्किल एकदम 1-2 दिनों के पहले ही है और ज़्यादा दिन इसे नहीं हुए। मतलब वो थोड़ी कच्ची भी थी, क्योंकि शक पुलिस को हो ही रहा था। पुलिस ने देखा मौके पर एक एयर फ्रेशनर भी रखा हुआ है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद शिल्पा की जान लेने वाले शख्स का इसका राज लोगों को पता न चल जाए और बदबू बाहर न जाए, इसलिए यहाँ पर एयर फ्रेशनर भी रखा गया है। पुलिस अब देर नहीं करती, फ़ौरन उस संदूक में जो सीमेंट और मिट्टी की चिनाई है उसे तोड़ती है और तोड़ने के साथ ही बिल्कुल ही बुरी हालत में डीकम्पोस्ट कंडीशन में एक महिला की लाश बरामद होती है। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि 29 साल की डाइटिशियन शिल्पा की है, जो पिछले तकरीबन 4 से 5 दिनों से गायब है और जिसके पति विशाल ने बाकायदा अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन शिल्पा यहाँ इस हाल में कैसे पहुँची, वो चिट्ठी लिखने वाला शख्स कौन है, तो यह पुलिस की जांच अब तेज़ होती है। घर वालों से पुलिस बातचीत होती है। चिट्ठी में लिखे हर एक हर्फ को, हर एक अक्षर को बहुत बारीकी से पुलिस पढ़ती है और ये पता चलता है कि चिट्ठी लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि विशाल है, जिसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट 5 दिन पहले 20 अप्रैल को गोधरा पुलिस के थाने में जाकर लिखवाई थी। सवाल यह है कि विशाल कहाँ है। पुलिस अब तक उसकी तलाश शुरू करती है लेकिन वो नहीं मिलता। पता चलता है कि विशाल इस चिट्ठी को घर में छोड़कर भाग चुका है, फरार हो चुका है। और यह चिट्ठी पहली बार विशाल और शिल्पा के जो 11 साल के बच्चा है जो है उसके हाथ लगी थी। उसके बाद की माँ रहस्यमय तरीके से घर से गायब हो चुकी है, गुम है। कहने का मतलब क्योंकि मौत की बात तब तक सामने नहीं आई थी, अपनी को ढूंढ रहा है, कभी घर में कभी बाहर। तो ऐसे में कुछ नाते रिश्तेदार जो है इन बच्चों की मदद के लिए और इन बच्चों का साथ देने के लिए उस घर में मौजूद थे। तो जब बच्चे को यह चिट्ठी मिलती है तो बच्चा यह चिट्ठी अपने उस रिश्तेदार को, रिलेटिव को देता है और रिलेटिव के ज़रिए यह चिट्ठी पुलिस तक पहुंचती है। इसके बाद यह राज खुलता है और पता चलता है कि चिट्ठी लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि विशाल है। अब सवाल यह है कि आखिरकार विशाल ने यह चिट्ठी लिखी है और विशाल ने ही शिल्पा को इस हाल में पहुंचाया है, संदूक में, यानी उसका कत्ल किया है। तो फिर विशाल ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों लिखवाई? और अगर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा कर या अपनी पत्नी का कत्ल करके वो पुलिस को गुमराह ही करना चाहता है तो फिर उसे यह चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत थी? तो यह अपने आप में एक पहेली है। अब इस पहेली को सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती है, लेकिन पुलिस ने इस पहेली को सिर्फ एक ही आदमी सुलझा सकता है और वह खुद विशाल है। पुलिस अब विशाल की तलाश शुरू करती है, टेक्निकल सर्विलेंस की मदद लेती है और फाइनली पुलिस विशाल को दबोचने में कामयाब हो जाती है। पुलिस उसे सूरत शहर में ही पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उससे पूछताछ शुरू होती है। वह यह बताता है कि यह चिट्ठी तो खैर उसी ने लिखी है और उसने अपनी पत्नी का कत्ल, शिल्पा का कत्ल 20 अप्रैल को ही जैसे ही उसी के दुपट्टे से गला घोट कर दिया था। पुलिस ने पूछा कैसे किया, क्यों किया, वहाँ लाश ले जाकर तुमने कैसे ठिकाने लगाई? तो अब विशाल ने पूरी कहानी सुनाई जो अपने आप में काफ़ी हैरान करती है। विशाल ने यह बताया है कि अपनी पत्नी को 20 अप्रैल को कुछ सामान शिफ्ट करने की बात कहकर गोधरा का उस मकान जो है वहाँ लेकर गया था, श्रमजीवी सोसाइटी कांगड़ी की चाल वाले उस पुराने मकान में, जिसका मालिकाना भी विशाल और उसके परिवार के पास ही है। अपने उस पुराने मकान में जो अब खंडर हो चुका है, और उस मकान में ले जाकर उसने धोखे से अपनी बीवी शिल्पा को उसी के दुपट्टे से गला घोंट दिया। उसके बाद क्योंकि उसकी लाश को ठिकाने लगानी थी तो उसने कुछ सीमेंट का इंतजाम कर रखा था, पानी वगैरह और मिट्टी, ये सारी चीज़ों के सहारे उसने लाश को एक बड़े से वहाँ पड़े खाली संदूक में भरा और भरने के बाद उसे सीमेंट और मिट्टी से भर दिया, चिनवा दिया। लेकिन उसे डर था कि शायद इतना सब कुछ करने के बावजूद उस लाश से बदबू बाहर आ सकती है और इसका राज लोगों को पता चल सकता है, जिससे वो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए वो एक एयर फ्रेशनर भी खरीद के लाया था और उसने एयर फ्रेशनर को उसी कमरे में रख दिया ताकि अगर कोई बदबू उससे उठे भी, बाहर भी आए तो थोड़ा सा इस एयर फ्रेशनर की वजह से वो साइड हो जाए और आसपास को लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी ना मिले। ऐसे भी खंडरनुमा मकान से अगर कोई बदबू आए तो
लोग पहले तो बहुत हैरान नहीं होते, क्योंकि कई बार कोई जंतु जानवर, यहाँ तक कि कोई चूहे भी मर जाते हैं तो काफ़ी तेज़ बदबू आती है और लोग परेशान होते हैं। लेकिन लोग यह उम्मीद नहीं करते कि कोई लाश हो सकती है। तो विशाल को यह उम्मीद थी कि वह कभी राज बाहर नहीं आएगा और वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। मगर सच्चाई यह कि पकड़े जाने के बाद विशाल ने यह कहा कि उसे कत्ल तो कर दिया, मगर उसका गिल्ट या उसकी अंतरात्मा कहें या उसका ज़मीर कहें, वो उसको बहुत परेशान कर रहा था, उसे झकझोर रहा था, उससे धिक्कार रहा था। खासकर इसलिए कि विशाल और शिल्पा के 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों को उसकी माँ की गुमशुदगी के बारे में क्या बताए। इसलिए उसने यह चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उसने अपना जुर्म कबूला, और ना सिर्फ जुर्म कबूला बल्कि कहाँ पर अपनी पत्नी की लाश उसने ठिकाने लगाई है उसका भी पता गली नंबर के साथ, मकान नंबर के साथ उसने लिख कर दिया। और फिर अपने घर से वह फरार हो गया। उसने जब पकड़ा गया तो उसने पुलिस को बताया कि वह खुद भी शायद खुद को ख़त्म कर लेता अगर वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता। अब सवाल यह है कि अगर विशाल वाकई इतना इमोशनल है, उसने अपने बच्चों को देखकर जो है उसकी माँ का ख्याल आया और उसने ये चिट्ठी, मार्मिक चिट्ठी, जिसने उसने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया और फरार हो गया, तो फिर उसने अपनी पत्नी की जान क्यों ली? तो इसका जवाब है शक का भयानक कीड़ा। शक का कीड़ा मतलब विशाल को अपनी पत्नी, जो कि पेशे से एक डाइटिशियन है, उस पर शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर है। विशाल ने बताया कि उसकी शादी को अब कई साल गुजर चुके थे, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही जो है उसकी पत्नी के साथ उसकी दूरियां बढ़ने लगी और अनबन शिल्पा के साथ ही उसकी रहने लगी, क्योंकि शिल्पा जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ अपनी मर्जी की मालिक थी। वह जब चाहे घर से जाती, जब चाहे वापस आती, अलग अलग लोगों से बात करती, और कभी भी अगर वह शिल्पा का मोबाइल चेक करने या देखने की कोशिश करता तो शिल्पा इसकी इजाज़त नहीं देती। और इजाज़त देना तो दूर की बात, अगर कभी गलती से उसका मोबाइल फ़ोन विशाल के हाथ लग जाता तो शिल्पा वो फ़ोन झटक लिया करती थी, छीन लिया करती थी। वो बहुत सजग रहती थी कि उसका फ़ोन कभी उसके पति को ना मिले। यह सब कुछ जो घटनाओं का जो पूरा समूह है, अलग अलग घटनाओं का, ये सारी चीज़ें विशाल के मन में अपनी पत्नी को लेकर शक का कीड़ा लगातार, शक का भाव है उसको लगातार बढ़ा रहा था। और ऐसे में विशाल को लगता था कि अब उसे अपनी पत्नी से पीछा छुड़ा लेना चाहिए, और इसी के तहत उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत वो 20 अप्रैल को अपनी पत्नी को लेकर स्कूटी पर घर से बाहर निकला। 20 अप्रैल को ही उसने अपनी पत्नी को एक बहाना दिया कि वो अपने पुराने मकान में जाएंगे जहाँ खंडर है, वहाँ से कुछ सामान लाएंगे या कुछ सामान वहाँ शिफ्ट करेंगे। कुछ इस तरह की कहानी उसने अपने बनाई और शिल्पा को लेकर वह उस खंडरनुमा मकान में चला गया। शिल्पा को अपने आने वाले वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके पत्नी, उसके पति उसके खिलाफ इतनी खतरनाक साजिश रच चुका है। वो चली गई, लेकिन वहाँ उसकी गला घोंटकर पहले उसकी पति ने उसकी हत्या की, फिर उसकी लाश को अपने ही घर के संदूक में, ट्रंक में ठिकाने लगा दिया। अब इस मामले का खुलासा हो गया, लेकिन पूरे सूरत के लोग इस कहानी को जानकर हैरत में हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इंसान अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी तब जब उसको अपनी बीवी के इंटीग्रेट को लेकर और उस कमिटमेंट को लेकर सिर्फ शक था, यकीन नहीं था। मैं यह भी मान सकता हूँ कि चलिए यकीन भी होगा, या उसने कोई राज जान भी लिया होगा, पकड़ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी उसके पति को यानी विशाल को यह हक बिल्कुल नहीं है कि वो उसकी महिला की जान लेता, उसकी पत्नी की जान लेता। 2 छोटे छोटे बच्चों की वो माँ भी है। कानूनी तौर पर वो अलग हो सकते थे, तलाक लेने की सोच सकते थे, पंचायत और समाज के बीच अपनी बात को लेकर जा सकते थे। हो सकता है घर के बड़े बूढ़े उसका साथ देते, लेकिन यहाँ तो उसने गलत ही फैसला कर लिया। तो यह थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।